नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस 2024 का जो पेपर हुआ था, उसके पेपर को हम लोग आंसर की तो पहले ही आप लोग को इस पे यूट्यूब चैनल पे दे दिया गया था। लेकिन आज इस पे यूपी पीसीएस 2024 पे हम लोग एक डिटेल्स में क्वेश्चंस के एक-एक ऑप्शन को यहाँ पे देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे, और इससे हम लोग अपने इस पेपर को एनालिसिस करेंगे। और इस एनालिसिस में कई पार्ट होंगे, क्योंकि डिटेल्स में डिस्कशन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय चाहिए। तो और वीडियो लंबी होती जाएगी इससे, इसीलिए हम इस वीडियो को या तो 10, 15 या 20 क्वेश्चंस ऐसे करते हुए 6-7 पार्ट। तो आइए चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और विथ डिस्क्रिप्शन। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? निम्नलिखित पेशाओं विचार कीजिए। तो जो मराठा साम्राज्य में पेशवा होते थे, उन पे विचार करना है, और कुछ पेशवाओं के नाम यहाँ पे दिए हैं और उनकी क्रोनोलॉजी बतानी है, हायरार्की बतानी है कि उनसे सबसे पहले कौन था, उनके बाद कौन था, उनके बाद कौन था। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो पहला दिया हुआ है रघुनाथ राव राघोबा, दूसरा है बालाजी बाजीराव, तीसरा है नारायण राव और चौथे हैं बालाजी विश्वनाथ। इस में हमें बताना है कि सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, और इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले नंबर पे बालाजी विश्वनाथ थे। और बालाजी विश्वनाथ को देखें तो ये लगभग 1713 से 1720 तक ये मराठा में पेशवा की गद्दी पे थे। और उसके बाद हम लोग बात करें तो बालाजी बाजीराव आए। जो पेशवा बालाजी बाजीराव थे, वो 1740 से 61 तक ये रहे। और अगर इनकी बात किया जाए इनके बीच में कौन था, तो इनके बीच में बालाजी बाजीराव थे, जो 1720 से 40 तक इनके यानी बालाजी विश्वनाथ के बाद बालाजी बा, बालाजी राव प्रथम थे, जिनका क्या था 1720 से 40 तक रहे। और उसके बाद नेक्स्ट इनके बालाजी बाजीराव 1740 से 61 पेशवा रहे। और इसके बाद तीसरे नंबर पर हम लोग देखें तो नारायण राव रहे। नारायण राव वो 1772 से 1773 तक रहे थे। तो ऐसे में नारायण राव को देखें हम 1772 से 1773, यानी 1 साल के लिए नारायण राव रहे। नारायण राव के बाद देखिए तो रघुनाथ राव राघोबा 73 से 74, ये भी 1 साल के लिए रहे थे। 73 से 1773 से 74। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो पेशवाओं का कालक्रम सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बालाजी बाजीराव, तीसरे नंबर पे नारायण राव और चौथे नंबर पे रघुनाथ राव राघोबा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो ऑप्शन हम लोग का ए सही होगा, 4, 2, 3, 1। और इसमें हम लोग सही क्रम देख लीजिए, आप लोग के लिए एक्सप्लेनेशन बनाया गया है। उत्तर इसका क्या है? ए सही है। उत्तर ए 4, 2, 3, 1 के क्रम में। और पेशवाओं का सही कालानुक्रम है बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, नारायण राव और रघुनाथ राघोबा। इसमें आप लोग को देख लीजिए यहाँ पे पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1913 से 20 तक पेशवा रहे। उसके बाद इनके तत्पश्चात पेशवा बालाजी राव प्रथम 1720 से 40 तक रहे। पेशवा बालाजी बाजीराव 1740 से 61 रहे। पेशवा माधवराव 1761 से 72 तक ये रहे। पेशवा माधवराव जो थे, जो कि बालाजी बाजीराव के बाद थे। नारायण राव 1772 से 1773 तक रहे। और रघुनाथ राव ये रहे 1773 से 74 तक। नेक्स्ट देखें हम लोग इन पेशवाओं में तो स्वामी माधवराव
1774 से 95 और पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 तक रहे। तो इस प्रकार से ये पेशवाओं का लिस्ट है जिनका पेशवा का कालक्रम दिया हुआ है। और आप लोग यहाँ पे देख देख सकते हैं 1700 मराठा एम्पायर जो है, मराठा साम्राज्य जो है 1759 एडी का। और ये यहाँ से पूरा जो ऑरेंज कलर का देख रहा है मैप में, ये पूरा मराठा साम्राज्य है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मराठा साम्राज्य के पेशवाओं का कालक्रम देखा, कौन पहले था कौन उसके बाद। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो प्राचीन समय में, एंशियंट समय में व्यापार होता था, उसके बारे में कुछ हमें तथ्य नीचे दिए गए हैं, उनके बारे में हमें बताना है कि ये क्या, ये सही है या गलत है। तो पहला तथ्य दिया हुआ है, प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, प्राचीन भारत में भी व्यापार होते थे और उस समय भी नदी और बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। और इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो दूसरा तथ्य दिया हुआ, वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो बिल्कुल ये भी सही है, अगर बंदरगाह होंगे तो उसके आसपास जितने भी एरिया होगा वहाँ पे सामान और यातायात के बड़े गोदाम जरूर रहे होंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। और प्राचीन समय में मागन, मेलुआ ऐसे इस प्रकार के जो बंदरगाह होते थे, उसका हमें देखने को मिलता है। हमें वहाँ पे अभी नीचे आप लोग मैप में दिखाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, वहाँ से सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो इस प्रकार से हम लोग का ए ऑप्शन, दोनों तथ्य बिल्कुल सही है। नेक्स्ट को इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग उत्तर देखिए, ए यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, प्राचीन काल में भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, जैसे लोथल हो गया, लोथल बंदरगाह हो गया, कालीकट बंदरगाह हो गया, मछलीपट्टनम बंदरगाह हो गया। सातवाहन काल के दौरान इसके अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। पुलिकट बंदरगाह, पैर बैरिकम प्राचीन बंदरगाह, प्राचीन काल में भारत रोमन व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह और इसके आसपास सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ये बंदरगाहों की लिस्ट है। और बंदरगाह हमें प्राचीन समय में देखने को मिलते हैं। इसमें मैप में देख सकते हैं आप लोग, पोर्ट सिटीज़ इन एंशियंट इंडिया, जो पोर्ट सिटीज़ थी, बंदरगाह सिटीज़ थी एंशियंट इंडिया की। देखिए इसमें अगर हम लोग इसको जूम करके देखें तो आप लोग को यहाँ पे देखेंगे लोथल, यहाँ पे सुरको, ताम्रलिप्ति है, यहाँ पे कई बंदरगाह हैं जो आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से प्राचीन समय में भी नदी और बंदरगाहों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से, और वहाँ पे अगर नदी और बंदरगाह होगा तो सामान स्टोर करने के लिए वहाँ पे हमें बड़े बड़े गोदाम और यातायात के साधन देखने को मिलेंगे ही। तो इस प्रकार से दोनों तथ्य सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है, और आयोग ने भी इसी को ऑप्शन ए ही सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये बिल्कुल आयोग ने जो आंसर की दी है उसके अनुसार ही हम लोग यहाँ इस पे डिस्क्रिप्शन तैयार किए हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का है, बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो बंगाल में जो सेन शासक थे, एक समय जो सेन शासक शासन कर रहे थे बंगाल पे, उनके कालक्रम को हमें बताना है कि उनसे पहले कौन था। उनसे पहले जैसे मराठा साम्राज्य में हम लोगों ने अभी देखा है पेशवाओं का कालक्रम कि 1761 से 1770 तक कौन रहा। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे 1713 से 20, इसी प्रकार से हम लोग बंगाल के सेन शासकों को भी कालक्रम बताना है। तो पहला अगर हम लोग देखें दिया हुआ बल्लभा सेन, बल्लाल सेन,
दूसरा लक्ष्मण सेन, तीसरा हेमंत सेन और चौथा विजयनगर। तो अगर इसका हम सही देखें आंसर अगर, तो इसमें सबसे पहले हेमंत सेन थे। हेमंत सेन के बाद एक नंबर पे हेमंत सेन हो गए, दूसरे नंबर पे विजय सेन, तीसरे नंबर पे बल्लाल सेन और चौथे नंबर पे लक्ष्मण सेन। तो इस प्रकार से इनका हायरार्की था। हेमंत सेन सबसे पहले, उसके बाद विजय सेन, उसके बाद लक्ष्मण सेन और लास्ट में सॉरी बल्लाल सेन और लास्ट में क्या थे, लक्ष्मण सेन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3 4 1 2। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं नीचे। उत्तर इसका क्या है, डी है। बंगाल के सेन शासकों का आरोही कालक्रम अनुसार पहले हेमंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। यहाँ पे सेन शासकों का हायरार्की इमेज के माध्यम से यहाँ देखा, ये बंगाल में सेन शासकों का साम्राज्य था, ये जो डार्क हाईलाइटेड है। और इसमें सबसे पहले सेन शासक कौन हुआ, वीरा सेन। और उसके बाद समांतर सेन, उसके बाद हेमंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन और उनके बाद उनकी ब्रांचेस दो हो गई, सूर्या सेन और पुरुषोत्तम सेन ने राज्य किया बंगाल सेन पे, बंगाल पे शासन किया। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का भी देख लिए, बंगाल के सेन शासकों के बारे में, उनकी हायरार्की को देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन बैरम खां के संदर्भ में कुछ तथ्य दिए गए हैं जो हमें देखना है को ये तथ्य सही है या गलत है, किस हद तक ये सही हो सकते हैं। पहला देखते हैं, अकबर ने बैरम खां को खान की उपाधि दी। दूसरा है, यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो अकबर ने बैरम खां को खां की उपाधि दी थी, उपाधि दी। तो अगर हम लोग अकबर की बात करें तो अकबर बैरम खां जो था, बैरम खां के संरक्षण में अकबर का पालन पोषण हुआ, साम्राज्य चलाया गया। क्योंकि जब बैरम खां सेनापति बना था तो अकबर अभी लगभग 14 और 15 वर्ष की उम्र के थे। तो अगर हम लोग इसमें देखा जाए तो आयोग ने ऑप्शन सी सही दिया है कि अकबर ने बैरम खां को खां की उपाधि दी, और ऑप्शन सी में क्या हम लोग का केवल एक सही है। हम लोग एक्सप्लेनेशन अगर इसकी देखें तो बैरम खां जो था हुमायूं का सहयोगी था। तो हुमायूं कौन था, अकबर के पिता थे हुमायूं। और जो बैरम खां, तो बैरम खां हुमायूं के सहयोगी था, उसके नाबालिग पुत्र, यानी जो हुमायूं का नाबालिग पुत्र था अकबर, उसका संरक्षक था। जो बैरम खां था वो अकबर के संरक्षक थे। सन 19 सॉरी यहाँ पे कुछ गलत दे दिया, 1984 लिखा हुआ है। में अकबर ने बैरम खां को खां की उपाधि से सम्मानित किया था। तो यहाँ पे ये भी गलत है, क्योंकि अकबर ने बैरम खां को खां की उपाधि नहीं दी थी। अकबर ने यहाँ पे अगले मिर्जा अब्दुल रहीम खान को खां की उपाधि दी थी। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो अकबर ने यहाँ पे मिर्जा अब्दुल रहीम खान यानी बैरम खां के पुत्र को अकबर ने खां की उपाधि दी थी। रहीम अकबर के दरबार के 9 महत्वपूर्ण मंत्रियों में से एक थे, जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता था। तो अकबर के दरबार में 9 मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल था जिसे नवरत्न कहा जाता था। उसी एक में से मिर्जा अब्दुल रहीम खान थे जो बैरम खां का पुत्र था। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बैरम खां को किसने खां की उपाधि दी थी, तो मुगल शासक हुमायूं, जो अकबर के पिता थे, हुमायूं ने बैरम खां को खां की उपाधि दी थी। बैरम खां का मुगल शासक अकबर के संरक्षक और अभिभावक थे। तो आयोग ने आंसर तो सी दिया हुआ, केवल एक अकबर ने बैरम खां को खां की उपाधि दी थी। तो हम लोग आयोग के साथ ही जाते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि बैरम खां को हुमायूं ने
खान खां की उपाधि दी थी और अकबर ने उसके पुत्र मिर्जा अब्दुल रहीम खान को खान खां की उपाधि दी थी। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके बैरम खां के बारे में। बैरम खां मुगल साम्राज्य के एक जाने माने योद्धा और अकबर के संरक्षक थे। बैरम खां का मुगल शासक हुमायूं के साढ़ू और अतरंग मित्र थे। तो जो बैरम खां थे, मुगल शासक जो सॉरी हुमायूं थे, हुमायूं के साढ़ू और अतरंग मित्र थे, यानी उनके मित्र थे। बैरम खां अकबर के युवा अवस्था में उनके संरक्षक थे। तो जो बैरम खां थे, अकबर के युवा अवस्था में जब अकबर 14-15 साल के गद्दी पे बैठे हैं मुगल साम्राज्य के, तो उस समय बैरम खां के वो संरक्षण में थे क्योंकि वो बहुत छोटे थे। बैरम खां मुगल साम्राज्य को भारत में फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो जो बैरम खां था, मुगल साम्राज्य था, उसको भारत के विभिन्न इलाकों में फैलाने में, बहुत साम्राज्य को बढ़ाने में बैरम खां का बहुत बड़ा योगदान था। बैरम खां खान खां की उपाधि से सम्मानित थे। बिल्कुल सही, यही क्वेश्चन ही पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि बैरम खां को किसने खान खां की उपाधि दी थी। तो बैरम खां को अ, हुमायूं ने खान खां की उपाधि दी थी, लेकिन आयोग का आंसर है कि अकबर ने अकबर ने खां को खान खां की उपाधि दी थी। बैरम खां अब्दुल रहीम खान खां का पिता थे। तो यहाँ पे बैरम खां जो थे अब्दुल रहीम खान खां के पिता थे, जिनको अकबर ने खान खां की उपाधि थी। बैरम खां क्या थे? सिया मुसलमान थे। बैरम खां पानीपत की द्वितीय युद्ध यानी 1556 ईस्वी में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। बैरम खां की हत्या 1 जनवरी 1961 को हाजी खां मेवाती ने करवाई थी। बैरम खां की पत्नी सलीमा सुल्तान बेगम सम्राट अकबर की पत्नी बनी। तो जो बैरम खां की पत्नी थी, बैरम खां के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जो है सलीम सुल्ताना बेगम, वो सम्राट अकबर की पत्नी बन गई, यानी अकबर ने उनकी मृत्यु के बाद उनसे शादी कर लिया। इस प्रकार से हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विवाद देखने को मिल रहा है, और लेकिन आयोग ने आंसर सी दिया है, यानी केवल एक सही है। यानी आयोग के अनुसार अकबर ने बैरम को खान खां की उपाधि दी थी। तो अभी हम लोग इसी के साथ जाते हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या इस पे आयोग अपना डिसीजन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार हमें बताना है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद उसके बाद किसकी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे पहले, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, उसके बाद बिहार आता है शायद। तो अगर हम लोग देखें तो बिहार, हाँ, दूसरे नंबर पे बिहार, और तीसरे नंबर पे हम लोग का आता है पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो 1 2 4 3 1 2 4 3 1 सॉरी 3 1 4 2 3 1 4 2, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सबसे पॉपुलेशन में सबसे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस क्वेश्चन के अनुसार उत्तर प्रदेश की थी, उसके बाद बिहार के, उसके बाद पश्चिम बंगाल एंड लास्ट आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से हम लोग का आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? डी सही है। आइए नीचे हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार के आधार पर राज्यों का अवरोही क्रम है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये एक डेटा है, आप लोग इसको मैक्सिमाइज करके देख सकते हैं जूम करके। यहाँ पे देखते हैं 2011 की जनगणना के मुताबिक इन राज्यों को आबादी के घटते क्रम में सही उत्तर है उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा। तो ये 2011 की जनगणना ये बृहद रूप में
इसको ले लिया है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश था, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में एक बीच में आंध्र प्रदेश दे दिया है, इसलिए हम लोग को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले उत्तर प्रदेश होगा, दूसरे नंबर पर बिहार, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश। इस प्रकार ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 और कुछ इंफॉर्मेशन ये क्वेश्चन नंबर 5 में दी हुई है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी थी, महाराष्ट्र की इतनी, बिहार की इतनी और पश्चिम बंगाल की इतनी है। जनगणना 2011 के मुताबिक बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था। वहीं दशकीय वृद्धि दर के मामले में बिहार का स्थान पहले नंबर पर था। तो जो दशकीय 10 वर्ष में जो वृद्धि दर देखी जाती है उसमें बिहार का सबसे जनसंख्या सबसे वृद्धि दर सबसे ज़्यादा देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं और इन सूचियों को हमें आपस में मैच कराना है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है और किस कार्यक्रम के माध्यम से जारी होता है? विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, विश्व निवेश रिपोर्ट, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट। अगर मानव विकास रिपोर्ट की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है, यानी ऑप्शन हमारे मैच होगा ए का 3 से। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जारी करता है। और विश्व निवेश रिपोर्ट की बात करें तो ये व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जारी करता है। और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी करता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग मैचिंग देखें तो A 3 के साथ जा रहा है, B 1 के साथ, 3 और 1 हम लोग को देखें तो ऑप्शन A यहाँ पे सही है। आइए नीचे हम लोग इसका सही सुमेल देख लेते हैं। इस आंसर इसका ए है। सही सुमेल इस प्रकार है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? व्यापार, विकास और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और इस हम लोग इन चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं मैचिंग करने के लिए, आइए हम उनके बारे में जान लेते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट होता क्या है। आप लोग के लिए एक डिस्क्रिप्शन तैयार किया गया है। तो मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट देश के मानव विकास का आकलन करने के लिए बनाए गए मानव विकास सूचकांक HDI पर आधारित होती है। साल 2023-24 की मानव विकास रिपोर्ट का शीर्षक ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक राइमिंग के ऑपरेशन एंड पोलराइज्ड वर्ल्ड है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के वैश्विक मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर, वहीं स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। तो मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर है और इसमें स्विट्जरलैंड सबसे पहले स्थान पे है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व आर्थिक दृष्टिकोण से जुड़ी महत्वपूर्ण। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुताबिक साल 2024 और 25 में वैश्विक समृद्धि पर 3.2% रहने का अनुमान है। जो वैश्विक समृद्धि है 3.2% रहने का अनुमान है। IMF के मुताबिक साल 2024 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की समृद्धि 2.8% और साल 2025 में 2.2% रहने का अनुमान है। IMF के मुताबिक साल 2024 में चीन की अर्थव्यवस्था 4.8% और साल 2025 में 4.2% बढ़ने की उम्मीद है। IMF की सिफारिश है कि विकास को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और विदेशी निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। IMF की सिफारिश है कि
कम आय वाले विकासशील देश में संसाधन जुटाने में मदद की जानी चाहिए। आईएमएफ की सिफारिश है कि बड़ी युवा आबादी की मानव पूंजी सुधार किया जाना चाहिए। तो ये आईएमएफ आईएमएफ की कुछ पहल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट ईजीआर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट हर साल वार्षिक जलवायु वार्ता से पहले जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में वैश्विक उत्सर्जन और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए देशों के प्रतिबद्धताओं को बीच के अंतर का आकलन किया जाता है। इस अंतर को उत्सर्जन अंतर कहते हैं। रिपोर्ट में उत्सर्जन अंतर को कम करने के लिए कई तरीकों का सुझाव दिया जाता है। नेक्स्ट विश्व निवेश रिपोर्ट के बारे में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास संगठन यूएन के एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के रुझानों और विकास पर प्रकाश डालता है। इस वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संचालन पर भी विशेष विश्लेषण किया जाता है। रिपोर्ट में एफडीआई से जुड़ी कुछ खास बिंदुएं ये रहीं। रिपोर्ट में एफडीआई के रुझानों का विश्लेषण किया जाता है। विकास निहितार्थ पर जोर दिया जाता है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की रैंकिंग दी जाती है। रिपोर्ट में एफडीआई से जुड़े कुछ खास विषयों पर गहन विश्लेषण किया जाता है। रिपोर्ट में नीति विश्लेषण और सिफारिश दी जाती है। रिपोर्ट में देश स्तर पर एफडीआई प्रस्ताव और स्टॉक पर आंकड़े दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन चारों ऑप्शनों का देखा कि मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है, विकास आर्थिक दृष्टिकोण क्या होता है, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, विश्व निवेश रिपोर्ट और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, और कौन कौन संस्थाएं इसको जारी करती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी तक, आखिरी गतिविधि तक, यानी जो सबसे पहले कौन सा हुआ के बाद कौन सा हुआ। तो आइए देखते हैं। पहला क्या, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो प्रधानमंत्री यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स चलाई गई हैं, कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और यहाँ पे कुछ और था प्रधानमंत्री ऐसे करके। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो इसका ऑप्शन डी सही है। हम लोग देख लेते हैं प्रधानमंत्री, यहाँ पे हम बताते हैं आपको क्या है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और यहाँ पे है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें, सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना आया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें तो ये 1993 में आया था। दूसरे की बात करें, दूसरे पे तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये कब आया था? हाँ, तो अगर हम लोग देखें ग्रामीण रोजगार सृजन 1995 में आया था, ग्रामीण 1995 में, और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना आया था। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना की बात करें तो ये 2001 में।
इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी डेट ईयर देख लिया। अब हमें को सही क्रम में लगाने में आसानी होगी। तो प्रधानमंत्री सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1 नंबर 1993 में। उसके बाद ग्रामीण रोजगार सृजन योजना 1995 में 2 नंबर। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में 3 नंबर। और ये वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 4 नंबर। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 यानी 3 2 1 4 3 2 1 4 ऑप्शन डी यहाँ पे सही हम लोग को देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है, ये क्या स्कीम है। दिए गए प्रश्न के अनुसार घटनाओं का सही कालक्रम है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और वाल्मीकि अंबेडकर योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है? PMRY भारत सरकार की एक योजना है। इसका मकसद शिक्षित बेरोजगार को स्वरोजगार के लिए बैंकों से लोन देकर अवसर मुहैया कराना है। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 को हुई थी। ये जो योजना थी 2 अक्टूबर 1993 को ही चलाई गई थी, जो भारत के युवाओं के लिए बेरोजगार, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको अपने स्वरोजगार करने के लिए बैंकों से लोन दिया जाए, उनको अवसर मुहैया कि ऐसे में ये उनको ये ना महसूस हो कि हमारे पास पैसा नहीं, हम अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। उसी की कमी को दूर करने के लिए इस प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1993 को, यानी गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर 2093 को 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के प्रारंभ किया था। अब देखते हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो थी, जो 2000 में शुरू की गई थी। भारत के गांव में प्रति व्यक्ति ग्राम क्षेत्र की आवश्यकता 2400 है। अंतिम उत्तर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ वर्ष 2000 है और भारत के गांव में प्रति व्यक्ति ग्राम क्षेत्र की आवश्यकता 2400 है। तो नेक्स्ट देखते हैं खादी और ग्रामोदय आयोग KVIC 1 अप्रैल 1995 को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के अंतर्गत 2 लाख नौकरियों के सृजन के लिए शुरू किया गया था। यानी इस स्कीम के माध्यम से 2 लाख नौकरी सृजन करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था 1995 में। नेक्स्ट है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। 2 दिसंबर 2001 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी झुग्गी निवासियों को आवास इकाइयाँ और सामुदायिक शौचालय की सुविधा प्रदान करने, उनकी स्थिति में सुधार करना था। तो इस प्रकार से ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी जिसको हम लोगों ने देखा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन था। इसके सबसे पहले कौन आया था? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, दूसरा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, तीसरा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और चौथा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। इस प्रकार से ऑप्शन डी हम लोग का यहाँ पे सही है। 3 2 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित सूचियाँ 1 और यहाँ पे सूचियाँ क्या है 2 अर्थशास्त्री लेखकों के नाम तथा उनकी पुस्तकों का क्रम दर्शाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। सूची 1 अर्थशास्त्री और लेखक के नाम है, यहाँ पे सूची 2 में उनके पुस्तकें हैं। तो आइए देखते हैं। मिडल की पुस्तक है इकोनॉमिक ब्यूरो एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। दूसरा है हिस्मैन की द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, काल्डर की स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और चौथा एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो अगर आप लोग को पता होगा इनका ही केवल एडम स्मिथ का, तो आप लोग इसी से ऑप्शन के अनुसार कैच कर सकते हैं। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन। इस प्रकार देखें तो मैचिंग एकदम बिल्कुल सीधा सीधा है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है, 1 2 3 4। यहाँ पे भी सही सुमेल है। मिडल
economic theory and under its man the strategy of economic development. Calder strategy factors is economic development. Adam Smith wealth of nation. क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही नहीं है? तो पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में 4 तथ्य दिए हुए हैं। आइए हम लोग देखते हैं कौन सा इसमें से सही नहीं है, बताना है। तो प्रबल प्रवृत्तियों विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकीय निकेत को घेरती है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रवृत्तियों की अधिक संख्या हो जाती है, यह भी सही है। पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हो तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, बिल्कुल नहीं। पर्याप्त होंगी तो प्रजातियों की संख्या या तो बढ़ेगी या तो न्यूट्रल रहेगी। दूसरा है, यदि किसी आवास में संसाधन का समान वितरण होता है तो एकल प्रजातियों का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल जो एक प्रकार की प्रजातियां हैं का प्रभुत्व न्यून हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन सी, उत्तर सी होगा। यहाँ पे पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकीय निकेत हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है। यदि किसी आवास में संसाधन का समान वितरण होता है तो केवल प्रजातियों का प्रभुत्व न्यूनतम, एकल प्रजातियों का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है। पारिस्थितिकीय निकेत होता क्या है, किसी यहाँ पे पारिस्थितिकीय निकेत का डेफिनेशन दिया हुआ है कि किसी प्रजाति के पारिस्थितिक तंत्र में स्थिति और कार्यात्मक भूमिका को कहते हैं। तो जो किसी प्रजाति में जो पारिस्थितिक तंत्र है उसकी स्थिति और कार्यात्मक भूमिका को कहते हैं। इसमें ये बातें शामिल है, प्रजाति किन संसाधनों का कैसे और कब इस्तेमाल करती है, ये पारिस्थितिकीय निकेत में आता है। प्रजाति अन्य प्रजातियों के साथ कैसे संपर्क करती है, प्रजाति के लिए पर्यावरण की विशेषताएं जो उसे भोजन और सुरक्षा देती है किस प्रकार की है। पारिस्थितिकीय निकेत से जुड़ी कुछ और बातें क्या हैं, आइए देखते हैं। निकेत किस प्रजाति के लिए अद्वितीय होता है? दो जीव एक ही समय में एक ही निकेत में नहीं रह सकते। अगर ऐसा होता है तो प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाती है। क्षेत्र में रहने वाली किसी जाति या उपजाति को स्थानीय निकेत कहा जाता है। और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा को कम करने की प्रक्रिया को संसाधन विभाजन कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया से कई प्रजातियां एक ही संसाधन के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल कर सकती हैं और एक ही प्रयास में सह अस्तित्व बन सकती हैं। तो ये था हम लोग का पारिस्थितिकी निकेत के बारे में। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर सी हुआ था, जो कि पारिस्थितिकी निकेत से संदर्भ नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये भी एक मैचिंग का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और जीव मंडल रिजर्व के नाम एक तरफ दिए गए, एक तरफ राज्य के नाम दिए गए हैं कि किस राज्य में कौन सा जीव मंडल रिजर्व है। तो सिमलीपाल, जो सिमलीपाल रिजर्व जीव मंडल है, ये किस राज्य में है? तो सिमलीपाल को देखें तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, यानी मैचिंग 2 के साथ जाएगी। नोकरेक जीव मंडल रिजर्व ये है मेघालय में। और अगस्त मलाई आप लोग को देखने को मिलेगा केरल में। और मानस असम में है। तो इस प्रकार से मैचिंग हम लोग की देखा जाए तो जा रही है 2, 4, 1 और 3 के साथ। तो 2, 4, 1, 3 ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी। जीव मंडल रिजर्व और राज्य का सही सुमेल इस प्रकार सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में है, अगस्त मलाई केरल में है, मानस असम में है।
आइए देखते हैं सिमलीपाल के बारे में कुछ। सिमलीपाल राष्ट्रीय अभयारण्य, तो ये कुछ विकिपीडिया से हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन जानकारियाँ इकट्ठा की है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो उड़ीसा में मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है तथा एक एक हाथी अभयारण्य है। इस उद्यान का नाम सेमल या लाल कपास के पेड़ों की वजह से पड़ा है। तो जो ये उद्यान है वहाँ पे इस सेमल या लाल जो कपास होता है के पेड़ की वजह से वहाँ पे इसका नाम सिमली पाल पड़ा था, रखा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जो नोकरेक संरक्षित जैवमंडल को केंद्रीय भाग है। भारत के मेघालय राज्य के पश्चिम गारो हिल्स, जो गारो पहाड़ियाँ हैं उनके हिल्स पे गारो हिल्स जिले में तुरता पर्वत से लगभग 2 किमी दूर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। भारत के पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला है। इसकी स्थापना साल 2001 में हुई थी। यह रिजर्व 3500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें लगभग 1828 वर्ग किलोमीटर केरल में और 1672 वर्ग किलोमीटर तमिलनाडु में है। साल 2016 में इसे यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम में एक राष्ट्रीय उद्यान, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व और एक हाथी रिजर्व है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह भूटान में रॉयल मानस नेशनल पार्क की सीमा पर है। तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में था। इस प्रकार से हमने चारों बायो रिजर्व के बारे में हम लोग देखा। इसका ऑप्शन डी सही हुआ था, मैचिंग हम लोग की। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखा। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से जहाँ तक हो सकेगा। तो इस प्रकार से चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि आप लोग को देखने में आसानी रहे। ऐसे ही 10 क्वेश्चन में लगभग 40 मिनट की हमारी वीडियो हो गई है। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।